नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्विक नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम पहरा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यह उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। इस वीडियो से पहले हमने इस चैनल पर 2 वीडियो शासन व्यवस्था पे अपलोड किया हुआ है। वे हैं मुंडा शासन व्यवस्था और नागवंशी शासन व्यवस्था। अगर अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे वीडियो देख सकते हैं। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था से एग्जाम में 2 प्रश्न देखने को मिल सकता है। इस वीडियो का शुरुआत हम उरांव जनजाति के सामान्य परिचय से करेंगे। उसके बाद हम उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था को देखेंगे। सबसे पहले हम ग्रामीण स्तर की शासन व्यवस्था को देखेंगे। उसके बाद हम पहरा स्तर के शासन व्यवस्था को समझेंगे। उसके बाद हम उरांव जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पर नज़र डालेंगे और अंत में हम उरांव जनजाति के धार्मिक मान्यताओं पर नज़र डालेंगे। इन सब के बाद हम इस टॉपिक से 12 सबसे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न को देखेंगे। ये वैसे प्रश्न होंगे जिसका एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक होगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो के अंत में हम यह बतलाएंगे कि इस वीडियो का PDF आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था। यह शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की परंपरागत शासन व्यवस्था है। पहरा पंचायत शासन व्यवस्था उरांव जनजाति की शासन व्यवस्था है। झारखंड में उरांव जनजाति का प्रवेश 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। उरांव जनजाति का झारखंड में प्रवेश 13वीं सदी में माना जाता है, जो कि बख्तियार खिलजी के साथ हुआ था। माना जाता है कि उरांव जनजाति दक्कन के क्षेत्र के मूल निवासी थे, वहीं से ये झारखंड में आए थे। उरांव जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली सबसे बड़ी जनजाति संथाल है, दूसरी उरांव, तीसरी मुंडा और चौथी हो। यह क्रम आपको याद रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से संथाल सबसे बड़ी जनजाति है, दूसरे में उरांव, तीसरे में मुंडा और चौथे में हो। उरांव भाषा एवं प्रजाति दोनों दृष्टि से द्रविड़ जाति से संबंधित है। जैसा कि मुंडा शासन व्यवस्था पढ़ाते समय हमने बताया था, मुंडा प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड समूह से बिलोंग करती है और झारखंड की मैक्सिमम जनजाति उसी समूह से बिलोंग करती है, लेकिन उरांव द्रविड़ जाति से बिलोंग करती है। यह आपको ध्यान में रखना है। यह पॉइंट को आप ध्यान से समझेंगे। जो उरांव झारखंड में प्रवेश किए और यहाँ के जंगलों को साफ करके उसे खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया, उन्हें भूइंहर कहा जाता है। भूइंहर जो कि जंगलों को साफ करके उसे खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया, उन्हें भूइंहर कहा जाता है। उनकी द्वारा बनाई गई जमीन भूइंहरी जमीन कहलाती है और उनके द्वारा बसाया गया गांव भूइंहरी गांव कहलाया। भूइंहर का अर्थ होता है भूमि का स्वामी। यह ठीक उसी तरह है जैसे मुंडा शासन व्यवस्था में हमने बताया था कि जो मुंडा जंगलों को साफ करके खेती योग्य भूमि में परिवर्तित किया उसे खुदकत्ती भूमि कहा जाता था और उन मुंडाओं को खुदकत्तीदार कहा जाता था। उसी प्रकार जो उरांव जंगल को साफ करके उसे खेती योग्य भूमि बनाए, उन्हें भूइंहर कहा गया और उनकी द्वारा बसाई गई भूमि को भूइंहरी जमीन और उनके द्वारा बनाया गया गांव को भूइंहरी गांव कहलाया। जो उरांव बाद में आए उन्हें जेठ उरांव या रैयत कहलाए। बाद में आने वाले उरांव जो झारखंड में आके बसे वो जेठ रैयत या रैयत कहलाए। अब देखते हैं उरांव गांव की शासन व्यवस्था के बारे में। उरांव गांव में किस प्रकार से शासन व्यवस्था चलाई जाती थी, किस प्रकार से भी शासन व्यवस्था चलाई जाते हैं, उनके बारे में समझते हैं। उरांव गांव में 2 प्रमुख हुआ करते हैं, एक पाहन और एक महतो। पाहन धार्मिक प्रमुख होता है, जो धार्मिक व्यवस्थाओं की देखरेख करता है, पूजा पाठ कराने का इसका प्रमुख कार्य होता है। दूसरा महतो, यह प्रशासनिक व्यवस्था की देखरेख करता है, प्रशासन से जुड़ी सभी कार्यों की देखरेख यह करता है। उरांव में कहावत है, पाहन गांव को बनाता है और महतो गांव को चलाता है। तो ये आपको कहावत ध्यान में रखना है। यह उरांव में कहावत है कि पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। लेकिन शुरुआत में महतो का पद नहीं हुआ करता था। उरांव गांव का केवल एक प्रमुख हुआ करता था, जो कि पाहन हुआ करता था। तो शुरुआत में देखते हैं किस तरह का था उरांव गांव का प्रशासनिक व्यवस्था। शुरुआत में गांव का केवल एक प्रमुख हुआ करता था, जो कि पाहन हुआ करता था। यह धार्मिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों की देखरेख करता था। यह जिस कुल से बिलोंग करता था उसे पाहन खुद कहा गया। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता था। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता था। पाहन को दी जाने वाली भूमि, पाहन को एक लगान मुक्त भूमि दी जाती थी, जिसे पहनई भूमि कहा जाता है।
पाहन को जो लगान मुक्त भूमि मिलती है उसे पहनई भूमि कहा जाता है। पाहन का एक सहायक हुआ करता है जिसे बैगा कहा जाता है, या पाहन का सहयोगी होता है। जब महतो का पद नहीं बना था उरांव गांव की शासन व्यवस्था में, तभी बैगा ही महतो से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान हुआ करता था। जैसा कि अभी हमने बताया कि पाहन का सहयोगी होता था बैगा, और बैगा का शुरुआत में प्रमुख कार्य प्रशासनिक का ही था, इसीलिए महतो से पहले ये उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान था। इससे पिछले जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2016 में प्रश्न पूछा गया है, तो इस पॉइंट को अब ध्यान में रखेंगे। बाकी हम जितने भी पॉइंट बता रहे हैं अगर आप उसको ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, तो आपको आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। बाद में इसका मुख्य कार्य ग्रामीण देवता की पूजा कर उसे शांत करना है। इसे वैद्य भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या हो गया? ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उसे शांत करना, इसे वैद्य भी कहा जाता है। बैगा पाहन का सहयोगी होता है। इसका मुख्य कार्य ग्रामीण देवताओं की पूजा कर उसे शांत करना है, इसे वैद्य भी कहा जाता है। तो आप उरांव गांव के शासन व्यवस्था को समझ गए होंगे। उरांव गांव में 2 प्रमुख होते हैं, एक पाहन जो कि धार्मिक प्रमुख होता है, महतो जो कि प्रशासनिक प्रमुख होता है। उरांव गांव में एक कहावत है कि पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है। शुरुआत में केवल पाहन ही प्रमुख हुआ करता था, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो फिर महतो का भी पद इसमें आया, वो प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करने लगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं। हम ग्राम स्तर के शासन व्यवस्था को देख रहे हैं, जिसमें हमने जाना पाहन जो कि धार्मिक प्रमुख है, जो कि धार्मिक अनुष्ठान, पर्व, त्यौहार, शादी विवाह आदि कार्य कराना इनका प्रमुख कार्य है। दूसरे पर हम महतो, महतो प्रशासनिक प्रमुख है। तीसरा है मांझी, मांझी महतो का सहयोगी होता है, महतो का सहयोगी मांझी होता है, और पाहन का सहयोगी बैगा होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, महतो का सहयोगी मांझी होता है, पाहन का सहयोगी बैगा होता है। ये महतो के आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है, ये महतो के आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है। एक प्रकार से ये संदेशवाहक के रूप में कार्य करता है। कौन? मांझी। पाहन बैगा के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। बैगा पाहन का सहयोगी होता है, बैगा होता है वो पाहन का सहयोगी होता है। इसके बाद हम अंतर्ग्रामीणीय पंचायत व्यवस्था के बारे में देखते हैं, जो कि कई गांवों को मिलाकर बनाई जाती है पंचायत। उरांव की अंतर्ग्रामीण पंचायत को पहरा पंचायत कहा जाता है। तो नजर डालते हैं पहरा स्तर के शासन व्यवस्था पर। पहरा का गठन 5, 7, 11, 21 या 22, 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता है। पहरा का गठन 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों को मिलाकर होता है, जिसका प्रमुख पहरा राजा कहलाता है। पहरा का गठन 5, 7, 11, 21 या 22 गांवों को मिलाकर किया जाता है, जिसका प्रमुख पहरा राजा कहलाता है। पहरा को 3 स्तरों में विभक्त किया जाता है, निम्न, मध्य तथा उच्च। निम्न, मध्य तथा उच्च, इन 3 स्तरों में पहरा को विभक्त किया जाता है। पहरा गांव में एक को राजा गांव, दूसरे को दीवान गांव, तीसरे को पेनरे गांव, चौथे को कोतवार गांव और शेष गांव को प्रजा गांव कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर पहरा का गठन 5 गांवों से हुआ है तो उसमें एक गांव राजा गांव होगा, एक गांव दीवान गांव होगा, एक गांव पेनरे गांव होगा, एक गांव कोतवार गांव होगा, और जो बच गया एक गांव वो प्रजा गांव होगा। इसी तरह 7 पहरा में प्रजा गांव की संख्या 3 हो जाएगी। इस तरह आप समझ सकते हैं कि जो कि पहरा का गठन कई गांवों को मिलाकर होता है, उसमें एक गांव राजा गांव होता है, दूसरा दीवान गांव, तीसरा पेनरे गांव, चौथा कोटवार गांव और शेष गांव प्रजा गांव कहलाता है। उरांव की पंचायत की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। उरांव की जो पंचायत की बैठक होती थी उसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। हमने मुंडा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में जब बता रहे थे तभी बता रहे थे कि मुंडा के पंचायत में महिलाएं शामिल नहीं की जाती थी। मुंडा के पंचायत में महिलाएं शामिल नहीं की जाती थी, लेकिन उरांव के पंचायत की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको ध्यान में रखना। उरांव की पंचायत की बैठक में महिलाएं भी भाग लेती थी। हमने जब मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें उस मुंडा पंचायत में महिलाएं भाग नहीं लेती थी, महिलाएं शामिल नहीं की जाती थी। डायन का मामला सही पाए जाने पर उसका गांव से निष्कासन कर दिया जाता है। डायन का मामला अगर सही पाया जाता है तो उसका गांव से निष्कासन कर दिया जाता है। जाति बहिष्कार का अंतिम निर्णय पहरा ही लेता है। जाति से अगर बहिष्कार करने का निर्णय हुआ तो वह पहरा ही लेता है, पहरा स्तर पर ही उसका निर्णय लिया जाता है। अब पुनः प्रवेश की बात आती है तो उसकी भी अनुमति पहरा ही देता है। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई गांव एक पहरा से निकलकर दूसरे पहरा में शामिल हो जाता है।
कोई गांव है जो एक पहरा से निकल कर दूसरे पहरा में शामिल हो जाता है, लेकिन उसका पुराने पहरा से संबंध नहीं टूटता है, पुराने पहरा से संबंध नहीं टूटता है, उससे दूध भैया गांव कहा जाता है। जो दूसरे एक पहरा से निकल के दूसरे पहरा में शामिल हो जाता है वह दूध भैया गांव कहलाता है। पुराने पहरा से भी संबंध नहीं टूटते हैं। ऐसे दूध भैया गांवों के समावेश से पहरा से भी बड़ा संगठन या संघ बन जाता है। इस तरह दूध भैया गांव के समावेश से पहरा से भी बड़ी संगठन का निर्माण हो जाता है, जिसे अंतर पहरा कहते हैं। हमने पहरा स्तर के बारे में काफी कुछ समझा। अब इसके प्रमुख अधिकारियों के बारे में जानते हैं। पहरा स्तर में पहला प्रमुख अधिकारी होता है पहरा राजा। यह पहरा पंचायत का प्रमुख होता है तथा उन मामलों का निपटारा करता है जो महतो द्वारा नहीं किया जा सकता है या फिर महतो द्वारा उस मामले को पहरा राजा के पास स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा प्रमुख है पहरा दीवान। यह पहरा पंचायत का प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता है। जुडिशरी हेड होता है कौन? पहरा दीवान, जो सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। पहरा पंचायत का यह प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता है जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरह कार्य करता है। सभी पहरा राजाओं से ऊपर होता है। यह सभी पहरा राजाओं से भी ऊपर होता है। यह पहरा पंचायत का प्रमुख न्यायिक अधिकारी होता है। यह पहरा राजाओं के बीच समन्वय स्थापित करता है। जिस मुद्दे पर पहरा राजा निर्णय नहीं ले पाते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते हैं, उसे पहरा दीवान के पास स्थानांतरित कर दिया जाता है। उरांव की परंपरागत शासन व्यवस्था से जुड़े अधिकारी में कर लेने का प्रचलन नहीं था। जैसा कि मुंडा शासन व्यवस्था में भी हमने ये देखा था कि जो परंपरागत शासन व्यवस्था से जुड़े व्यक्ति होते थे, जुड़े प्रमुख होते थे, उनमें कर लेने का प्रावधान नहीं था। ऐसा कर लेने का कोई प्रचलन नहीं था। प्रशासनिक दायित्व निभाने वाले अधिकारियों को इसके बदले कर मुक्त विशेष भूमि प्रदान की जाती थी। यानी लगान मुक्त विशेष भूमि दिया जाता था इन प्रशासनिक दायित्वों को निभाने के बदले। जैसे कि पहरा राजा को दी गई भूमि मंझियस भूमि कहलाती थी। जो पहरा राजा को जो भूमि दिया जाता था उसे मंझियस भूमि कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मंझियस भूमि पहरा राजा को दिया जाने वाला लगान मुक्त भूमि है, कर मुक्त भूमि है। पाहन को दी गई भूमि पहनई भूमि कहलाती थी। ये हमने डिस्कस कर लिया है कि पाहन को जो लगान मुक्त भूमि दी जाती थी उसे पहनई भूमि कहा जाता है। महतो को दी जाने वाली भूमि महतोई भूमि कहलाती थी। महतो को जो भूमि दी जाती थी उसे महतोई भूमि कहते हैं। पाहन के सहायता हेतु दी गई भूमि पनभरा भूमि कहलाती थी। पाहन के सहायता हेतु जो भूमि दी जाती थी उसे पनभरा भूमि कहा जाता है। तो पाहन को दो तरह की लगान मुक्त भूमि दी जाती थी उन्होंने पंचायत शासन व्यवस्था में, एक पहनई भूमि और दूसरा पनभरा भूमि। हमने अभी उरांव की शासन व्यवस्था के बारे में काफ़ी अच्छे से समझा। उम्मीद है कि आपको उरांव की शासन व्यवस्था यानी कि पहरा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। उरांव जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस प्रकार इनका सामाजिक व्यवस्था और धार्मिक मान्यता भी एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इससे भी काफ़ी प्रश्न देखने को मिल जाते हैं परीक्षाओं में। इसलिए आगे हम इनकी सामाजिक व्यवस्था को देखते हैं। उरांव गाँव की सामाजिक व्यवस्था। धूमकुरिया यह प्रशिक्षण केंद्र था। यह एक प्रशिक्षण केंद्र है, एक युवा गृह जहाँ पे अविवाहित युवक युवतियाँ रहते हैं। मतलब यह एक प्रशिक्षण केंद्र है, युवक युवतियाँ मतलब लड़के लड़कियाँ वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे प्रशिक्षण लेते हैं। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग धूमकुरिया का प्रबंध होता है। जो लड़का और लड़की रहता है उन लोग के लिए अलग अलग धूमकुरिया का प्रबंध होता है। तो जो लड़कों का धूमकुरिया होता है उसे जोख एरपा या धांगर कुरिया कहा जाता है। लड़कों की धूमकुरिया को जोख एरपा या धांगर कुरिया कहा जाता है। जोख एरपा के नियंत्रण और देखभाल के लिए किसी लड़के को मुखिया के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है। जोख एरपा के देख रेख और नियंत्रण के लिए किसी लड़के को मुखिया के रूप में नियुक्त कर दिया जाता है, जिसे महतो या धांगर महतो कहते हैं। जो खेरपा और धांगर कुरिया की देखरेख और नियंत्रण के लिए किसी लड़के को नियुक्त किया जाता है उसे महतो या धांगर महतो कहते हैं। धांगर महतो का एक सहायक होता है जो कि कोतवार कहलाता है। जो धांगर महतो का सहायक होता है उसे कोतवार कहा जाता है। जो लड़कियों की धूमकुरिया होती है उसे पेल एरपा कहा जाता है। जो लड़कियों की धूमकुरिया होती है उसे पेल एरपा कहा जाता है। पेल एरपा की लड़कियों की देखभाल जो पेल एरपा की लड़कियां होती है जो प्रशिक्षण ले रही होती है उनकी देखभाल और उन पर नजर रखने का दायित्व किसी पौध या विधवा महिला को सौंपा जाता है। यहाँ का प्रमुख जो कि लड़कियों की धूमकुरिया होती है उसका प्रमुख किसी पौध या विधवा महिला को दिया जाता है इसका दायित्व। वह बड़की धांगरिन कहलाती है।
वह बरकी धांगरी कहलाती है। धूमकुरिया में प्रवेश लगभग 10 से 11 वर्ष की उम्र में हो जाता है। 10 से 11 वर्ष की उम्र में धूमकुरिया में प्रवेश हो जाता है और विवाह के पूर्व तक इसके सदस्य होते हैं। विवाह के पूर्व तक युवक युवतियाँ इसके सदस्य होते हैं। इनकी 3 श्रेणियाँ होती हैं। धूमकुरिया की 3 श्रेणियाँ होती हैं। एक पूना जोखर जो नए प्रवेश करते हैं, वह पूना जोखर हो गया। मांझ जोखर 3 साल बाद मांझ जोखर होता है और एक कोहा जोखर होता है। तो इसकी 3 श्रेणियां होती है। एक पूना जोखर जो कि नए प्रवेश करते हैं, मांझ जोखर जो कि 3 साल के बाद, और एक कोहा जोखर। इसके अधिकारी प्रत्येक 3 वर्ष में बदल दिए जाते हैं। जो इसके अधिकारी होते हैं वो प्रत्येक 3 वर्ष में बदल दिए जाते हैं। इसके लिए एक सरल साधारण समारोह मुखिया हांडी या हरिया पीना होता है। इसके लिए एक सरल साधारण समारोह का आयोजन किया जाता है जिसे मुखिया हांडी या हरिया पीना कहते हैं। इसके अधिकारी प्रत्येक 3 वर्ष में बदल दिए जाते हैं। धूमकुरिया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। धूमकुरिया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार होता है। इसके लिए सुसंपन्न दीक्षा समारोह होता है। इसके लिए दीक्षा समारोह करवाया जाता है। इसमें प्रवेश 3 वर्ष में एक बार होता है। ये तो हमने जाना धूमकुरिया जो कि उरांव गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र है उसके बारे में। आगे देखते हैं। उरांव कई टोटेमिक गोत्रों में बटे हुए हैं जिन्हें कीली कहा जाता है। उरांव कई गोत्रों में बटे होते हैं जिसे कीली कहा जाता है। कीली उरांव के गोत्र को कहा जाता है। उरांव समग्रामा विवाह के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। इसका मतलब है कि एक गांव के लड़का लड़की का विवाह पसंद नहीं किया जाता है। उरांव में समग्रामा विवाह का सिद्धांत नहीं मानते हैं। एक गांव के लड़का लड़की का विवाह को पसंद नहीं किया जाता है। उरांव में एक और परंपरा काफी प्रचलित है जिसे सहिया चयन समारोह कहा जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष में धनकट्टी के बाद सहिया चयन समारोह होता है। गांव की कुंवारी लड़कियां आपस में गोई या करमडार आदि के रूप में मित्रता बनाती है। गांव की कुंवारी लड़कियां होती है जो कि आपस में गोई या करमडार आदि के रूप में मित्रता बनाती है। इसी प्रकार लड़कों में मित्रता का स्वरूप लार या संगी होता है। लड़कों में इस प्रकार का मित्रता का स्वरूप लार या संगी होता है। सहिया चयन समारोह जो कि प्रत्येक 3 वर्ष में धनकट्टी के बाद इसका आयोजन किया जाता है। उरांव जनजाति में पसरी प्रथा भी प्रचलन में है। पसरी प्रथा यह क्या होता है? जिसमें किसी को हल बैल देकर मदद करने के बदले उसे खेत जोतने में सहायता मिलती है। मतलब किसी को हल बैल देकर उसका मदद किया जाता है, उसके बदले उसे के द्वारा उसका खेत को जोता और कोरने में सहायता प्रदान की जाती है। उरांव का मुख्य पेशा कृषि होता है। उरांव का मुख्य पेशा कृषि है। हमने अभी उरांव की सामाजिक व्यवस्था पर नजर डाला। आगे देखते हैं उरांव की धार्मिक मान्यताओं पर। उरांव का प्रमुख देवता धर्मेश है। उरांव की प्रमुख देवता धर्मेश है जो सिंह बोंगा या सूर्य का प्रतीक है। उरांव के जो प्रमुख देवता है वो धर्मेश है जो कि सिंह बोंगा या सूर्य का प्रतीक है। हरबोरा संस्कार जो कि उरांव में प्रचलित है। साल में एक बार प्रायः जनवरी में हरबोरा संस्कार होता है जिसमें वर्ष भर में मरे गोत्र के सभी लोगों की हड्डी गोत्र खुंडी यानी कि नदी निक्षेपित किया जाता है। हरबोरा के बाद उनकी आत्माएं पूर्वजों की आत्माओं से जा मिलती है। ऐसा मान्यता कि हरबोरा संस्कार के बाद जो मरे हुए हैं उनकी आत्मा पूर्वजों की आत्माओं से जा मिलती है। आत्माओं के इस मिलन को कोहा बेंजा कहते हैं। आत्माओं के इस मिलन को कोहा बेंजा कहा जाता है। वर्तमान समय में झारखंड में उरांव जनजाति को सबसे अधिक शिक्षित जनजाति माना जाता है। वर्तमान समय में उरांव जनजाति को सबसे अधिक शिक्षित जनजाति माना जाता है। इसी का कारण है कि झारखंड में जनजातियों में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विकास उरांवों का ही हुआ है। उरांव सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति है झारखंड की जनजातियों में। इस जनजाति में फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा किया जाता है तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। फसल की रोपनी के समय भेलवा पूजा का आयोजन किया जाता है जबकि गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गोरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। वैसे प्रश्नों का संग्रह हम लेके आए हैं जो 12 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से निकलते हैं। तो चलिए नजर डालते हैं एक एक करके उन 12 प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहरा पंचायत शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। पंचायत की कार्यवाही में केवल पुरुषों की भागीदारी होती है, गलत है। उरांव के पंचायत में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी भागीदारी होती है। महतो गांव का प्रशासनिक प्रमुख होता है, यह सही है।
पहरा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध उरांव जनजाति से है, यह भी सही है। पहरा पंचायत का संबंध उरांव जनजाति से है। पहरा स्तर पर यह पंचायत 3 स्तरों में विभक्त होता है, यह भी हमने बताया कि पहरा स्तर पर यह पंचायत 3 स्तरों में विभक्त होता है। तो इसका मतलब है कि केवल एक गलत है, और यहाँ पे असत्य कथन पूछा है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है, किस समुदाय में यह प्रमुख उक्ति है, पाहन गांव को बनाता है, महतो गांव को चलाता है? यह कहावत किस समुदाय या फिर किस जनजाति में है? तो हमने इसका काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। यह कथन उरांव जनजाति में है। अगला प्रश्न है, दूध भैया गांव का प्रचलन किस समुदाय में है? दूध भैया गांव का प्रचलन किस समुदाय में है? हमने जब बता रहे थे कि कोई गांव एक पहरा से निकल के दूसरे पहरा में शामिल हो जाता है तो उसे दूध भैया गांव कहा जाता है, उसका पुराना पहरा से संबंध विच्छेद नहीं होता है। तो यह किस जनजाति में है, किस समुदाय में इसका प्रचलन है? तो उरांव में है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक काल में महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? महतो के कार्यभार से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? तो जैसे कि हमने बताया कि प्रारंभ में उरांव गांव का केवल एक प्रधान हुआ करता था जो कि पाहन हुआ करता था, उसका एक सहायक होता था बैगा, जो कि उस दौरान उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान होता था, जो कि बाद में महतो बन गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, बैगा। अगला प्रश्न है, धूमकुरिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। धूमकुरिया के संबंध में निम्न कथनों के बारे में सोचिए। यह उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है, एकदम सही है कि यह उरांव जनजाति की सामाजिक संस्था है। जोख एरपा लड़कों की धूमकुरिया है, यह भी सही है। जोख एरपा लड़कों की धूमकुरिया, हमने बताया था कि धूमकुरिया लड़कों और लड़कों के लिए अलग अलग धूमकुरिया है। जोख एरपा लड़कों की धूमकुरिया है, जबकि पेल एरपा लड़कियों की धूमकुरिया है। धूमकुरिया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है, यह भी सही है। धूमकुरिया में प्रवेश 3 वर्ष में एक बार दिया जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में कौन महत्व के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता है? महत्व के पंचायती आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? जैसा कि हमने बताया था कि महत्व का एक सहायक होता है जो कि एक संदेश वाहक के रूप में कार्य करता है, जो कि महत्व के आदेशों को लोगों तक पहुंचाता है। तो यह कौन है? ए, मांझी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मांझी। अगला प्रश्न है, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय की तरह कौन कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पहरा दीवान। हमने बताया कि पहरा राजा पहरा पंचायत का प्रमुख होता है, और पहरा दीवान जो पहरा राजाओं से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पाहन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है, यह सही है। पाहन उरांव गांव का धार्मिक प्रधान होता है। यह पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही मिलता है, यह भी सही है। पाहन का पद किसी शादीशुदा व्यक्ति को ही दिया जाता है। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है, यह भी सही है। पाहन को दी जाने वाली भूमि पहनई भूमि कहलाती है, इसलिए उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है, पहरा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? पहरा पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ये हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है। पहरा पंचायत का प्रमुख पहरा राजा होता है। अगला प्रश्न है, उरांव द्वारा जंगल को साफ कर बनाई गई भूमि कहलाती थी। उरांव द्वारा जो जंगलों को साफ करके जो भूमि बनाया जाता था उसे क्या कौन सा भूमि कहा जाता है? तो उसे भूयरी भूमि कहा जाता है। ये भी हमने काफी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। अगला प्रश्न है, पहरा पंचायत शासन व्यवस्था में बैगा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? बैगा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। यह गांव का धार्मिक प्रधान होता है, बिल्कुल नहीं। उरांव गांव का धार्मिक प्रधान तो पाहन होता है। पाहन का सहयोगी होता है, यह सही है। इसका मुख्य कार्य ग्रामीण देवता की पूजा कर उन्हें शांत करना है, यह भी सही है। महतो से पहले उरांव गांव का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान बैगा था, यह भी सही है। तो इसका केवल कथन ए गलत है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए।
अगला प्रश्न है, उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? उरांव जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यह आपको बताना है। उरांव जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, यह सही है। उरांव के प्रमुख देवता धर्मेश है, यह भी सही है। झारखंड में उरांव जनजाति को सबसे अधिक शिक्षित जनजाति माना जाता है, यह भी सही है। उरांव प्रजाति दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रोलाइज समूह से संबंधित है, यह गलत है। हमने बताया कि उरांव झारखंड की मैक्सिमम जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलाइज समूह से बिलोंग करती है, समूह से संबंधित है, लेकिन उरांव प्रोटो ऑस्ट्रोलाइज समूह से संबंधित नहीं है, यह द्रविड़ जाति से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो हमने 12 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। हमने बताया था कि वीडियो के अंत में हम यह बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आपने अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ा है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे आपको सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ फाइल मिल जाया करेंगे। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई शासन व्यवस्था के साथ। तब तक के लिए